Hello students, welcome to Multi Education Corner. Today we are going to discuss about the geography chapter, that is agriculture. This is our second lecture. First lecture में हमने बात की थी introduction of agriculture, types of farming and cropping pattern in India and major crops in India. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं food crops other than grains produced in India. तो स्टूडेंट्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन में जो फर्स्ट क्रॉप है हमारी वो है शुगर केन. और शुगर केन जो है वो एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छी इसकी पैदावार होती है. इसको टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है. इसके अलावा जो एनुअल रेनफॉल है वो बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इसके लिए एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ ये शुगर केन बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार एंड पंजाब. इन स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो ये हमारा बात हो गई शुगर केन की. नेक्स्ट जो हमारा फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन में आता है वो है हमारे ऑयल सीड्स. स्टूडेंट्स, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री और दीज आर यूज्ड एज कुकिंग. ज़्यादातर इनका यूज़ कुकिंग में किया जाता है. कुकिंग के साथ साथ ये रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक्स, यानी सोप और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में भी एज अ रॉ मटेरियल इनका यूज़ किया जाता है. मेन अगर ऑयल सीड्स की स्टूडेंट्स हम बात करें जो हमारी इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो है हमारा ग्राउंड नट, मस्टर्ड, इसके अलावा हमारा कोकोनट, सोयाबीन, ये हमारे मेन सनफ्लावर भी इसमें ही आता है. मेन ऑयल सीड्स में ये हमारे 4-5 नेम्स हैं जो हमारी कंट्री में यूज़ प्रोडक्शन जिनका किया जाता है. ग्राउंड नट जो है वो स्टूडेंट एक खरीफ क्रॉप है और ये तकरीबन हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री, यानी कि हाँ, अगर हम टोटल ऑयल सीड्स की बात करें तो उनमें से हाफ आधा पोर्शन अगर हम देखें तो वो ग्राउंड नट का ही है. और ग्राउंड नट में गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट में. इसके बाद आंध्र प्रदेश और देन तमिलनाडु इसके बाद आता है. 3rd नंबर पे तमिलनाडु और 1st नंबर पे गुजरात है इसके ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में. नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा अदर फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन में नेक्स्ट जो क्रॉप आती है वो है टी. तो टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, बेवरेज क्रॉप्स है जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी और इसको बहुत ही वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है और विद फ्रीक्वेंट शावर्स, यानी बारिश भी कंटिन्यू चाहिए है, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए है, इसके अलावा वार्म भी चाहिए. ठीक है. और ये मेजर अगर हम स्टेट्स की बात करें जिसमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वह है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु. इन जगहों पर हमारा टी जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है. स्टूडेंट, टी प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड टर्की. याद रखिएगा, टी प्रोडक्शन में इंडिया 3rd नंबर पर आता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है हमारी कॉफ़ी. और कॉफ़ी में अगर हम देखें तो इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन. और इंडियन कॉफ़ी जो है वो वर्ल्ड में गुड क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है. और अरेबिका वैरायटी इनिशियली brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. ठीक, इंडियन कॉफ़ी नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी पूरे वर्ल्ड में इसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से इंडियन कॉफ़ी को जाना जाता है. और इसका कल्टीवेशन जो है वो इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो मेजर होता है, बहुत ज़्यादा होता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे यहाँ हमारे बुक में वो हॉर्टिकल्चर है.
और हॉर्टिकल्चर में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में आते हैं, और चाइना के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हॉर्टिकल्चर में अगर हम देखें तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे पर्टिकुलर किसी स्टेट्स में ज़्यादा पैदा होते हैं, जैसे कि मैंगोज़ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। इसके अलावा ऑरेंज की बात करें तो नागपुर और चेरापूंजी में भी। बनाना की अगर बात करें हम तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा दोनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल की बात करें तो मेघालय। ग्रेप्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स और पियर इनकी बात करें या वॉलनट की बात करें तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये इसके ग्रेट प्रोड्यूसर हैं। और यहाँ वर्ल्ड से बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड आती है इन सारी चीज़ों की। यानी हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। और हॉर्टिकल्चर में हम किन चीज़ों के बारे में देखते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जो नॉन फूड हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारी बुक में भी रबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर पे हम रबर की ही बात करेंगे। ये स्टूडेंट एक इक्वेटोरियल क्रॉप है और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होती है और इसको जो मॉइस्ट है और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से इसको अबव या 200 सेंटीमीटर तक जो है वो इसको रेनफॉल की ज़रूरत होती है, यानी मोर देन 200 सेंटीमीटर हो तब और भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रबर जो है वो इम्पॉर्टेंट किस लिए होता है? तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है और मेनली ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय यहाँ पर पाया जाता है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें स्टूडेंट तो इंडिया हमारा 4th नंबर पर आता है वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर में। स्टूडेंट नेक्स्ट आती है हमारी फाइबर क्रॉप्स। इसमें हमारे पास है कॉटन, जूट, सिल्क और हेम्प। तो कॉटन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप सभी को मालूम है ये ब्लैक सॉइल में बहुत ही अच्छी पैदावार इसकी होती है और ये खरीफ क्रॉप है और ये जो है ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छी पैदा होती है और ज़्यादातर ये हमारी दक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, गुजरात इन एरियाज़ में ज़्यादा पैदा होती है। इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रेनफॉल लाइट चाहिए होता है और इरिगेशन भी कम ही चाहिए होता है एंड सनशाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चाहिए होती है। अगर हम इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु कॉटन के लिए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आती हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्रॉप हमारी आती है जो नॉन फूड क्रॉप है वो है जूट। और जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स बोले तो ऐसा प्लेन जहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आती हो या बाढ़ ज़्यादा आती हो, ठीक है। तो ऐसे वाले एरियाज़ में हमारे पास जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, इसके बाद असम, उसके बाद उड़ीसा और मेघालय, इन स्टेट्स में जो जूट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम सारी स्टेट में फर्स्ट नंबर पे बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट का होता है। और ये किस किस चीज़ में यूज़ होती है? तो ये बोरे बनाने में, या गनी बैग्स बनाने में, मैट्स चटाइयाँ बनाने में, रोप्स रस्सियाँ बनाने में, इसके अलावा कारपेट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नायलॉन है, नायलॉन की पैकिंग जो बैग्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली नहीं होते हैं, ज़्यादा कम कॉस्टली होते हैं, इसलिए लोग उसको लेना पसंद करते हैं। और जूट जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में थोड़ी कम हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में वो कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो लाए गए और एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देख लेते हैं।
तो जैसे कि हमारा लैंड को कलेक्ट करना, जिसको हम कलेक्टिविजेशन कहते हैं, या ज़मींदारी सिस्टम वगैरह को हटाना। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए ताकि ज़मीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात स्टूडेंट्स ये है कि इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी ये अच्छी तरह से लागू नहीं किए गए। रिफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा आए लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाए, सो दैट आज भी हमारे बहुत सारे इंडियन फार्मर्स जो हैं वो मॉनसून पर डिपेंड हैं, या नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड हैं, या फिर इन सभी समस्याओं से जूझते हुए वो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वो अपने आप को फार्मिंग से दूर कर रहे हैं, या फिर अपने बच्चों को भी वो फार्मिंग से दूर ही रखना चाहते हैं। यानी कि हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा इंडिया में आए और इसको आगे बढ़ाया भी गया, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अब बात आ जाती है कि 1960s में टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म्स आए वो कौन कौन से आए। तो 1960 में स्टूडेंट्स इंडिया में 2 रिफॉर्म्स आए, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन और दूसरा वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो हमारा ग्रेन से बिलोंग करता है, फूड ग्रेन से, और जो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड है वो हमारा मिल्क प्रोडक्शन से बिलोंग करता है। स्टूडेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में हरित क्रांति और वाइट रिवॉल्यूशन को हिंदी में सफ़ेद क्रांति भी कहते हैं। 1960 में ये हरित क्रांति हुई थी इंडिया में। कैसे हुई? मॉडर्न टेक्निक्स का इसमें यूज़ किया गया, मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स का इसमें यूज़ किया गया, इसके साथ साथ HYV सीड्स का इसमें यूज़ किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और किसानों का प्रॉफिट इसमें ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसमें मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि की गई, या मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लाया गया था, और अमूल इसमें सबसे पहली संस्था है। इसमें क्या क्या किया गया? पशुओं की नस्लों में भी सुधार किया गया, यानी अच्छी नस्लों के गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह दूसरी कंट्रीज से मंगवाई गई। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया और ऐसे फॉडर का यूज़ किया गया जो पशुओं के दूध को बढ़ा सकें। और इसके अलावा अगर हम बात करें वाइट रिवॉल्यूशन की, तो वर्गीज़ कुरियन जो हैं इन्होंने स्टार्ट की थी, ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, और इनका नाम आप अच्छे से याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए या इसमें सुधार लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, जिससे कि हमारे फार्मर्स को थोड़ी आसानी हो, उनको फैसिलिटी मिल सके, जिससे कि उनकी फसलों की अच्छी तरीके से पैदावार हो, वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सकें और फार्मिंग एक्टिविटी से वो खुद को दूर ना ले जाएं। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ने वेदर बुलेटिन स्टार्ट किए हैं, जिससे वेदर के बारे में किसानों को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं फार्मर्स के लिए, जो रेडियो और टेलीविज़न पर किए जाते हैं। टेलीफोनिक कॉल के द्वारा भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बताया जाता है फार्मर्स को। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। इसके अलावा ग्रामीण बैंक वगैरह का भी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है, जिससे कि कम दरों पर, यानी कम इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया जा सके फार्मर्स को, जिससे फार्मर जो है अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में को बहुत अच्छे से कर सकें। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से कोई भी किसान खरीद सकता है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई है, जिससे कि इंश्योरेंस किया जा सके किसी भी पर्सन का, जो पर्सनल उसका एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस होगा उसको, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को उसका कुछ रुपया मिल जाएगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनवाई हैं, जिससे कि आज की डेट में बहुत सारे इंटर तक की भी स्टडी उसमें की जाती है। इसके अलावा डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं, जिसमें आपके डिग्री कोर्सेज भी कराए जाते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर। इसके अलावा MSP यानी MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम कह सकते हैं MSP,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिडिल मैन को बीच में से हटाया जा सके, मिडिल मैन बोले तो दलाल वगैरह को बीच में से हटाया जा सके, इसलिए एमएसपी लागू किया गया है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका भी हमारी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट किया है, जिससे कि एग्रीकल्चरल के फील्ड में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सके, ये तमाम बातों के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा आता है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के पीपल्स के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है या डिज़ाइन किया है। इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, और एवरी इंडियन सिटीज़न को फूड की सिक्योरिटी हो, इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, पहला है बफर स्टॉक और सेकंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बफर स्टॉक को समझ लेते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक वो होता है जब हमारी कंट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस प्रोडक्शन को वो वेस्ट ना जा सके, उसकी फसल बर्बाद ना हो सके किसान की, इसलिए एक प्रॉपर वो सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, और उस प्राइस पर गवर्नमेंट जो है वो उसके ग्रेन को या कोई भी चीज़ जो उसने प्रोडक्ट उसका कोई भी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसको खरीद लेती है और स्टॉक करके रखती है। इस बफर स्टॉक में जो भी स्टॉक रहता है वो कब काम आता है? या तो हमारी कंट्री में कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई हो, कहीं पर फ्लड आ गई हो, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो जिससे कि अनाज की कमी हो गई हो, तो वहाँ प्रोवाइड किया जा सके, या फिर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी भेजा जा सके, जिससे कि उसका उचित दाम मिल सके और किसानों की मेहनत जो है वो बर्बाद ना हो सके। इसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। अब पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गांव और शहरों दोनों में होता है। ये इसमें 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक हमारा एपीएल और दूसरा हमारा बीपीएल। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को जो भी जितना यूनिट के अकॉर्डिंग, यानी उनके घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग गेहूँ, चावल, दालें, इसके अलावा अदर थिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, क्रोसिन ऑयल वगैरह, वो यूनिट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उनको थोड़ा सा महंगा मिलता है। बट बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर ये प्रोवाइड कराया जाता है। स्टूडेंट्स, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन, यानी फूड ग्रेन को स्टॉक करने के लिए जो FCI है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फूड सिक्योरिटी ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक नेशनल पॉलिसी है जिसको डिज़ाइन किया गया है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि इंडिया में एवरी सिटीज़न को फूड की सिक्योरिटी देना। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 तरीके के कार्ड होते हैं जो हम राशन की शॉप पे जा करके उनका यूज़ करते हैं, एक BPL, एक APL, यानी अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को बहुत कम दामों में फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जाता है, जबकि अबव पॉवर्टी लाइन वालों को थोड़े से ज़्यादा पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू द कॉमन पीपल, यानी कॉमन पीपल के इंडिया के हर व्यक्ति को, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में उसको फूड ग्रेन मुहैया कराया जा सके। दूसरा, पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, यानी गरीबों की भी उस फूड तक पहुंच हो। और नेक्स्ट, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ग्रोथ हो सके, और इसके अलावा फिक्सिंग ऑफ सपोर्ट प्राइस, यानी सपोर्ट प्राइस भी फिक्स किए जा सकें। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है।
अब तक। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, यानी कॉलोनियल पीरियड से ही ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। और इस ब्रिटिश पीरियड के टाइम में कॉटन एक्सपोर्ट की जाती थी। किस लिए एक्सपोर्ट की जाती थी? रॉ मटेरियल के लिए, फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन एक्सपोर्ट करता था? जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से कॉटन जो है वो खरीदते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन आफ्टर 90s द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज अंडर द ग्लोबलाइजेशन। लेकिन 1990 के बाद जो इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको बहुत सारे चैलेंज फेस करना पड़े इस ग्लोबलाइजेशन के अंडर। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इंडिया के थे वो एबल नहीं थे क्या कम्पीट करने में? डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से को कंप्लीट करने में, बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़, यानी इन कंट्रीज़ में बहुत हाई सब्सिडीज़ थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर। और इसीलिए जो इंडियन फार्मर की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे वो कौन कौन से फ़ायदे हैं? इसका नुकसान, एक नुकसान और भी सुन लीजिए। जो कस्टम ड्यूटी है वो काफ़ी बढ़ गई थी, जिसको पे करना इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फ़ायदे के तौर पे अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो शुरू हो गई थी और इससे प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन की ही हमें देन थी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम तक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो अ फैशन दीज डेज बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज क्या क्या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो होने लगा था। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, तो इसका एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव मैनर में इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। सो दैट ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट हैं एग्रीकल्चर पर वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग हुई, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ, HYV सीड्स मिलने लगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, इंडियन प्रोडक्शन का एक्सपोर्टेशन होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 1960 में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे जो इंडियन फार्मर को फेस करना पड़े। कस्टम ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई और इंडियन फार्मर्स ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये कंडीशन तक हो गई और आज की डेट में भी हमें देखने को मिलती है कि किसान अपनी आगे आने वाली जनरेशन को जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से दूर ही रखना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो या तो ज्योग्राफी में ही स्टार्ट करेंगे या फिर हम हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। सो